हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिक की श्रृंखला कंटिन्यू है, जिसके क्रम में मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था और इसे भंग कब किया गया था और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रीय ध्वज को कब सम्मिलित किया गया था संविधान सभा में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा से संबंधित। संविधान सभा का जो गठन है वो 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी कि डेट बिल्कुल क्लियर आपको याद रखना चाहिए। 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसका गठन होता है और उसके 3 दिन बाद एक बैठक बुलाई जाती है जो संविधान सभा से संबंधित पहली बैठक थी, जिसमें जो बैठक बुलाई गई वो थी 9 दिसंबर को, जस्ट 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो बैठक में फ्रांस की तर्ज पर किसी भी सभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसी के क्रम में सच्चिदानंद सिन्हा उस समय उस सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। यानी कि किसी भी बैठक में अध्यक्ष का होना बहुत जरूरी है, इसलिए सर्वसम्मति से सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। तो ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगर आपसे ये पूछा जाए तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष इसके जस्ट 9 दिसंबर को था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। तो दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से संविधान सभा के बारे में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हर बच्चे को इसकी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर को संविधान सभा में पेश किया गया था, लेकिन इसे जो पास किया गया वो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे संविधान सभा द्वारा पास किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे पास किया गया था। इसे संविधान सभा के सम्मुख कब पेश किया गया था, तो 11 दिसंबर को दूसरी बैठक बुलाई जाती है और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान सभा के सामने पेश किया था। तो इस चीज को आप ध्यान देना है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, और हमारे संविधान को जो है बनने में कितना समय लगा था, तो हमारे संविधान को बनने में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान को बनने में टोटल जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का लगा था। तो इस चीज को बिल्कुल जवान पे याद होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वहां से मैं इसको सेलेक्ट कर लिया था। तो इस हमारे क्या नाम है, संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था। इस 26 जब पास किया गया तो इसमें 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को टोटल 299 सदस्य थे, जिसमें 296 सदस्य जो है वो निर्वाचित थे और उसमें 284 सदस्यों ने ही केवल इस पर हस्ताक्षर किया था। तो ये भी चीजें नोट करने की जरूरत है कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो इसका जो आंसर है वो है 284 सदस्य। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। और संविधान को जो है लागू कब किया गया था, संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को बन करके बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार था और उसे लागू किया गया। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, इसके पीछे का भी एक इतिहास है। जैसे कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और उसी दिन झंडा भी फहराया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। तो इसलिए हमारे लिए भारतीयों के लिए 26 जनवरी बहुत खास था।
इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। और संविधान सभा की जो मुहर थी उस पर किसका चिन्ह बना हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर है हाथी। यानी कि किसका चिन्ह बना हुआ था? हाथी का चिन्ह। यानी जो मुहर थी उस मुहर पर हाथी का चिन्ह बना हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज को कब सम्मिलित किया गया था? हमारे संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब सम्मिलित किया गया था? इसका जो आंसर है, हमारे संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को सम्मिलित किया गया या अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफेद होता है और सबसे नीचे हरा रंग होता है। हरा, इसको याद कैसे करना है, इसके लिए भी एक ट्रिक है। जैसे आप यूज कर सकते हैं कि हरियाली कहाँ पे होती है? तो हरियाली जमीन पर होती है, यानी कि नीचे होती है। तो अगर हरियाली नीचे होती है तो हरा रंग कहाँ होगा? तो जो तीन कलर में सबसे जो निचला कलर है वो, उसमें हरे रंग का एक पट्टी लगी होती है, तो नीचे हरा रंग होता है। यानी कि नीचे हरियाली है तो नीचे हरा रंग है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बीच में सफेद होता है और सबसे ऊपर केसरिया होता है। और बीच में इन तीनों रंग के अलावा भी कोई रंग होता है, तो एक रंग और होता है, वो नीला रंग होता है। नीले रंग का एक चक्र बना होता है। ठीक है। उसमें जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। 24 तिल्लियां भी इंडिकेट करती हैं कि प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट जो है, दिन में 24 घंटे होते हैं, प्रत्येक घंटा इंपॉर्टेंट है। यानी हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, यानी हर घंटे काम करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से जो चक्र है वो संदेश हमको देता है। केसरिया क्या संदेश देता है? केसरिया जो है वो हमें बलिदान और शौर्य का संदेश देता है कि कैसे हम अपने देश के प्रति समर्पित रहें। सफेद शांति का प्रतीक है और जो हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है। जैसे कि हमारा देश बिल्कुल हरा भरा रहे। ठीक है। तो इस तरह से जो है संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को, ये दिन काफी इंपॉर्टेंट था। इस पर इसी दिन हमारे ध्वज को जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान के जो है रचयिता वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देश का राष्ट्रगान लिखा था, एक बांग्लादेश का और भारत का। अमार सोनार बंगला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रगान है। तो ये चीज अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रगान किस देश का है, तो वो है बांग्लादेश का। और किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। संविधान सभा के द्वारा इसे कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। तो उसके जस्ट 2 दिन बाद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसके अलावा जो है संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां थी और छोटी छोटी कई समितियां बनी हुई थी। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो सबसे बड़ी समितियां थी वो कौन कौन सी थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन से थे। तो 8 सबसे बड़ी समितियां थी, जिसका क्रम मैं ऐसे लिख दिया हूं। जो सलाहकार समिति थी उसमें उसके जो अध्यक्ष थे वो BN राव जी थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन था? BN राव थे। सलाहकार समिति BN राव। इसमें कानून से संबंधित या फिर इससे संबंधित जितने भी निर्णय लिए जाते थे, कानूनी जो भी प्रक्रिया होती थी, उसमें जो सलाह देते थे वो सलाह BN राव, उसके जो अध्यक्ष थे वो समिति के BN राव थे। प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर जी थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। तो ऐसे 3-4 समितियां दे देगा जिसमें प्रारूप समिति आंसर हो जाएगा। या आपसे कहा जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें एक ऑप्शन भीमराव अंबेडकर का रहता है, तो आपको उस पर टिक करने की आवश्यकता है। प्रांतीय समिति, जो प्रांत समिति थी उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। और संघ समिति, देखिए जब भी संघ की बात आ जाए, संघ समिति की बात आ जाए, तो वहां पे आप तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आप टिक करिएगा। तो जब भी संघ की बात, संघीय की बात आए,
तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब भी संघ शक्ति की बात करें, संघ की बात करें, तो वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपको टिक करना है। और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति के लिए जो सलाहकार समिति थी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आ सकता है। उसके जो अध्यक्ष थे वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इस तरह से जो है 8 प्रमुख समितियां थी और छोटी छोटी बहुत सारी समितियां थी। तो इसे आप एक कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और हम उन्हीं चीजों को केवल बता रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, ध्यान से देखें, टोटल जो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद की संख्या 395 और कितने भाग में बांटा गया था? तो भाग की जो संख्या है वो 22 भाग है। तो अनुच्छेद की संख्या 395 और कितने भाग में हमारा संविधान बटा था? 22 भाग में। पहले 8 अनुसूची थी। अनुसूची की संख्या पहले 8 थी, अब ये बढ़कर के कितनी हो गई है? 12 अनुसूची हो गई है। तो 2021 में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो सिर्फ उसका आंसर 12 लगा देना था। बस इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जितने टॉपिक्स आज हम बताए हैं, इसमें से कोई भी टॉपिक कभी भी पूछा जा सकता है। और संविधान की समझ जो है हर व्यक्ति को होनी चाहिए, हर बच्चे को होनी चाहिए। अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसे जरूर होनी चाहिए। कोई भी कंपटीशन छोटा और कोई कंपटीशन बड़ा नहीं होता है। बस केवल धैर्य के साथ और हमें कंटिन्यूटी को मेंटेन करने की आवश्यकता है। हम कंटिन्यूटी ही नहीं मेंटेन कर पाते हैं, हम धैर्य ही नहीं रख पाते हैं। इस वजह से कंपटीशंस हमारे पहुंच से दूर होता चला जाता है। लेकिन अगर आप धैर्य के साथ, लगन के साथ मेहनत करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप शिखर पर होंगे। इसलिए अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा आगे का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।